हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि यह बीपीएससी एग्जामिनेशंस में पूछी गई क्वेश्चन है। तो यह क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खास करके बिहार बीपीएससी टीचर का सेकेंड फेज का जो एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, इसके लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास को रोजाना कीजिए। एक दिन मैं हिस्ट्री का क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर से रिगार्डिंग्स, और दूसरे दिन ज्योग्राफी का। तो अल्टरनेट करके रोजाना आप लोग को क्लासेस मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ शाम 6:05 पे। तो आप लोग क्लास को स्किप मत कीजिएगा, रोज क्लास को देखा कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की है। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। हाँ, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी प्रतिहार युग, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, और ऑप्शन डी सातवाहन युग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुप्त काल। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता? तो गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ए कल्याण, ऑप्शन बी तम्रलिप्ति, ऑप्शन सी भरौच, ऑप्शन डी कैम्बे, और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ई होगा। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है? तो इसके डिस्क्रिप्शन में कह रहा है, गुप्त काल में बंगाल में लिपित एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु-कच्छ भड़ौच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों की सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी पाल वंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी प्रतिहार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुप्त वंश ने जो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन ए उपज का चौथा भाग, ऑप्शन बी उपज का छठा भाग, ऑप्शन सी उपज का आठवां भाग, ऑप्शन डी उपज का आधा भाग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उपज का आठवां भाग, जो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की जो दर थी, जो उपज का आठवां भाग, छठा भाग। ठीक है, उपज का छठा भाग इसका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है थी? ऑप्शन ए पार्थियन, ऑप्शन बी हिंद यूनानी लोग, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी गुप्त। इसका सही जवाब होगा गुप्त का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी वराहमिहिर, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनमें से कौन गुप्त काल के औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है सुश्रुत, ऑप्शन बी है
शौमिला, ऑप्शन सी है शूद्रक, ऑप्शन डी है सौनक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ई होगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। सुश्रुत को शाल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैल क्रिया के जनक कौन है, तो सुश्रुत, ठीक है, जनक कहा जाता था। शैल क्रिया के जनक कहा जाता था सुश्रुत को, ठीक है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार साहित्यकार थे। सौमिला गुप्तकालीन नाटककार है जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से कार्य नहीं किया था, ठीक है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना, चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्री गुप्त के प्रारंभ से होता है, जो सुश्रुत के मान्य काल प्रायः 600 बीसी से 1500 बीसी से करीब 1000 वर्ष के बाद है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है पुष्पभूति, ऑप्शन बी है राजवर्धन, ऑप्शन सी है आदित्य वर्धन, ऑप्शन डी है प्रभाकर वर्धन और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुष्पभूति। वर्धन राजवंश के संस्थापक है पुष्पभूति। तो ठीक है, वर्धन वंश के संस्थापक हम लोग देख लिए पुष्पभूति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी मगध और ऑप्शन डी नालंदा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नालंदा, क्योंकि चीनी यात्री हेनसांग जो अपनी जो क्या कहते हैं अध्ययन जो किए थे वह नालंदा विश्वविद्यालय में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कराची। तो इसका सही जवाब होगा मथुरा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, कबीरवान निवासी था पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र का। कबीरवान जो है जो पाटलिपुत्र का निवासी था, ठीक है। कवि बाणभट्ट की बातें की जा रही है और यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे, ठीक है। और ये पाटलिपुत्र के निवासी थे, ठीक है। और इनका देखिए निवासी थे। हर्षचरित्र, कादम्बरी, जी चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनकी प्रमुख रचनाओं में से, बाणभट्ट की प्रमुख रचना में से। चीनी यात्री इतिसंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 637 ईस्वी में और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, ऑप्शन डी है श्रीगुप्त और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी पुष्पगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक है कुमारगुप्त और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रिपीटेड भी है, देखिए 56 और 59 बीपीएससी में पूछी गई। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो ये कुमारगुप्त है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? ऑप्शन ए मुसलमान, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी सिथियंस और ऑप्शन डी है मुगल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है मुसलमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तो धर्मपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, जावा सुमात्रा से। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी जावा सुमात्रा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा के एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? ऑप्शन ए है धरणीन्द्र, ऑप्शन बी है संग्राम धनंजय। ठीक है, ऑप्शन सी है बालपुत्र देव, ऑप्शन डी है चूड़ा मणिवर्मन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बालपुत्र देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? ऑप्शन ए चंदेल, ऑप्शन बी गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन सी चाहमान, ऑप्शन डी परमार। तो इसका सही जवाब होगा चंदेल। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थी चंदेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे? रिपीटेड क्वेश्चन है तो धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? सॉरी, चलिए। तो क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए है कदम्ब, ऑप्शन बी है चेर, ऑप्शन सी है चोल और ऑप्शन डी है पांडे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कदम्ब। नहीं हुआ है क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? ऑप्शन ए मशालों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था, ऑप्शन बी है कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र था, ऑप्शन सी है विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, ऑप्शन डी है आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संगम युग में क्या है उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध है? उदयपुर तो यह प्रसिद्ध कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए है काली अश्वघोष, ऑप्शन बी है विशाख दत्त, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है भास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशाख दत्त। विशाख दत्त जो मुद्रा राक्षस के लेखक है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो चलिए इसको देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। ऑप्शन ए कल्हन, ऑप्शन बी बिल्हन, ऑप्शन सी जयानक, ऑप्शन डी चंद्रदाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सही जवाब है पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंदबरदाई। चंदबरदाई इसके सही जवाब है। ये देखिए 43rd बीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चन है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस की सीरीज में लेकर आ रही हूँ शाम 6:05 पे। तो आप लोग जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि यह क्लासेस बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपके आने वाले एग्जामिनेशंस को लेकर के, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि बीपीएससी क्वेश्चन बनाती है तो किस प्रकार से बनाती है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सब क्वेश्चन मिले या ना मिले, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो मिलता ही है, क्योंकि सिलेबस ही सेम है तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा।
और इसके अलावा जैसे कि इसकी कॉन्सेप्ट वगैरह मतलब थोड़ा सा चेंजेस करके पूछता है, तो आप एक बार अगर क्वेश्चन देखे रहेंगे तो आप क्वेश्चन थोड़ा भी मतलब उलट फेर किया जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप लोग अपने एग्जामिनेशंस में सही करके आएंगे। तो आप अपना रिजल्ट एकदम ला रहे हैं, दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी सेकेंड फेज का, उसमें आपका रिजल्ट एकदम फिक्स है। इसीलिए आप लोग लगातार मेहनत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए इस क्लास को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।